हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजट 2024 को। हाल ही में फ्रेंड्स अभी केंद्रीय वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट जो है वो पेश किया है। और ये फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में निर्मला सीतारमण का 7वां आम बजट था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो आज के इस वीडियो में बजट से रिलेटेड हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं और डिस्कशन हम करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। मैंने आप सभी के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्लान करे हैं। इतने इंपॉर्टेंट है कि आने वाली एग्जाम में आपको 101% इन्हीं में से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, बस आपको अच्छे से इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करना है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। बस वीडियो देखने से ही आपके दिमाग में सारी पिक्चर जो है वो बन जाएगी। अगर आप इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ सेक्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक बार हम जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं बजट 2024 का। तो इस बार जो बजट का टाइटल रहा है वो रहा है विकसित भारत का। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के बजट की बात करें तो इस बार का बजट जो है फ्रेंड्स वो केंद्रित था 4 प्रमुख वर्गों पर: पुअर, वुमेन, यूथ और फार्मर पर, गरीब, महिलाओं, युवा और अन्नदाता पर। बजट की इस बार जो थीम रही है वो रही है एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई मतलब लघु उद्योग और मिडिल क्लास पर। मतलब इन चारों पर बजट जो है वो केंद्रित था। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट जो है वो पेश किया है और ऐसा करने वाली वो पहली वित्त मंत्री बन गई है, क्योंकि इनसे पहले मोरारजी देसाई ने 6 बार लगातार बजट जो है वो प्रस्तुत किया था। यहाँ पर जो हम 7 बार लगातार बजट की बात कर रहे हैं उसमें इस बार 2024 में फरवरी में जो इंटरिम बजट पेश किया था वो भी इंक्लूड हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए गवर्नमेंट ने जो बजट रखा है वो रखा है 48.2 लाख करोड़ का। जबकि अगर हम पिछले साल की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 की, तो बजट रखा गया था लगभग 45 लाख करोड़ का। तो ये एक ओवरव्यू हमने देखा। चलिए अब एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार क्रिटिकल मिनरल्स मिशन का मेन पर्पस क्या है। देखिए, मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में ही अच्छे से एक्सप्लेन करता चलूंगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी मिस नहीं होगी। बस ध्यान से पूरा लेक्चर हमको कंप्लीट करना है। देखिए, यहाँ पर हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, किस तरीके के ये खनिज होते हैं। तो ये वो मिनरल्स होते हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इनका यूज़ जो होता है ना, वो अलग अलग हाई टेक्निकल और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हमको देखने को मिलता है। अब ये मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लिथियम होता है। लिथियम का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? बैटरियों में इसका यूज़ किया जाता है। विशेष रूप से हमको देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक वाहनों में। इसके अलावा कोबाल्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, बैटरियों में इसका यूज़ होता है। निकल की बात करें, ग्रेफाइट की बात करें, तो ये वो सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि किसी देश की इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो भारत में क्रिटिकल मिनरल्स की मांग जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है, खास कर इलेक्ट्रिक वाहनों और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के कारण। तो ये समझ में आ गया होगा आपको क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है। अब बात कर रहे हैं हम बजट 2024-25 के अनुसार क्रिटिकल मिनरल मिशन की। इसका मेन पर्पस क्या है? इस मिशन का मेन पर्पस है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना, रिसाइकलिंग पर फोकस करना और ओवरसीज एक्विजिशन पर फोकस करना। डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करी हमने, घरेलू उत्पादन की बात करी, तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि क्रिटिकल मिनरल जो हैं उनके घरेलू उत्पादन को भी बढ़ाना है। रिसाइकलिंग का मतलब ये हो गया कि मिशन के थ्रू मिनरल्स के रिसाइकलिंग पर भी जोर दिया जाए ताकि उनका सही से उपयोग हो सके। तीसरी हमने बात करी विदेशी अधिग्रहण मतलब ओवरसीज एक्विजिशन की। तो विदेशों में क्रिटिकल मिनरल्स का अधिग्रहण मतलब एक्विजिशन भी इस मिशन का प्रमुख हिस्सा है, ताकि भारत को अपनी जो आवश्यकता है उनके लिए इन मिनरल्स की प्राप्ति जो है पर्याप्त मात्रा में मिल सके। जैसे कि एग्जांपल से समझे हम कि भारत जो है वो लिथियम जैसे मिनरल्स का एक्विजिशन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और चिली देशों में इन्वेस्ट कर सकता है। इन देशों में लिथियम के बड़े बड़े भंडार हैं जिसका यूज़ हमको इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों में देखने को मिलता है। इसके अलावा अफ्रीका में कांगो से कोबाल्ट का एक्विजिशन हो सकता है। कांगो में कोबाल्ट की बहुत बड़ी मात्रा पाई जाती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और बैटरियों में आवश्यक होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्रिटिकल मिनरल मिशन गवर्नमेंट लेके आई, जिसका मेन पर्पस क्या है? इंक्रीज करना डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, रिसाइकलिंग एंड ओवरसीज एक्विजिशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण द्वारा प्रेजेंट किए गए बजट 2024-25 का कुल साइज कितना है? तो फाइनेंशियल ईयर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम पिछली बार की बात करें 2023-24 में, तो बजट जो रखा गया था वो 45 लाख करोड़ का था। और इस बार 24-25 की बात करें
तो भारत सरकार के द्वारा जो बजट रखा गया है वो रखा गया है 48.2 लाख करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में किस मिनिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा बजट का एलोकेशन किया गया है? तो यहाँ पर अगर आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा बजट लेके आई है डिफेंस के लिए। 4.5 लाख करोड़ का बजट जो है वो डिफेंस के लिए गवर्नमेंट ने पेश किया है। सेकेंड नंबर पर रूरल डेवलपमेंट को रखा है, जिसका बजट एलोकेशन किया गया है 2,65,000 करोड़ के आसपास। और तीसरे नंबर पर रखा है एग्रीकल्चर को, जिसका बजट दिया गया है इस बार 1.5 लाख करोड़ रुपए का। यहाँ पर बात हो रही है कि किस मिनिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा बजट का एलोकेशन किया गया है, तो डिफेंस, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त कर दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, बजट 2024-25 में एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। तो हम इसको समझते हैं पहले कि एंजल टैक्स क्या है और इसको समाप्त कर दिया है तो इसके अब क्या फ़ायदे हैं, ये डिस्कस करते हैं। तो एंजल टैक्स जो है ना, ये वो टैक्स है जिसे भारतीय स्टार्टअप्स पर लागू किया जाता था जब वे क्या करते थे, फंडिंग को प्राप्त करते थे। ये फंडिंग आमतौर पर एंजल इन्वेस्टर जो होते थे उनके द्वारा दी जाती थी। एंजल इन्वेस्टर कौन? अब ये वो व्यक्ति होते हैं जो कि शुरुआती चरण में किसी स्टार्टअप में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और बदले में उन कंपनी का शेयर जो है वो प्राप्त करते हैं। अब बात कर रहे हैं कि इस टैक्स को जो है वो अबॉलिश कर दिया है, इस टैक्स को समाप्त कर दिया है। तो उसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है? तो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए इस टैक्स को समाप्त किया है। एंजल टैक्स के चलते कई स्टार्टअप्स को अतिरिक्त टैक्स का भार जो है उसका सामना करना पड़ता था, जिससे उनको जो है उनके बिजनेस ग्रोथ में उनको कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो फेस करना पड़ती थी। तो बजट 2024-25 में सरकार ने घोषणा करी है कि एंजल टैक्स को अब समाप्त कर दिया गया है और इसकी वजह से स्टार्टअप में और अधिक अब निवेश जो है वो देखने को मिलेगा। उनकी वित्तीय स्थिति जो है, फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो मजबूत होगी। इस कदम से स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और नए इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एंजल टैक्स को जो है वो समाप्त कर दिया है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी अपडेट आप सभी के लिए। अगर आप इकोनॉमिक्स को इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो मैंने इकोनॉमी के ऊपर फ्रेंड्स एक डेडिकेटेड कोर्स बना रखा है। मात्र 99 रुपीज़ में वो कोर्स अवेलेबल है आपके लिए। बहुत सारे बच्चों को इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता है, बट हमने इतने अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है कि आप एक दो बार लेक्चर देखोगे आपको सारा डेटा जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पूरे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप मार्केट से देखिए इकोनॉमी की बुक लेने जाओगे तो भी 150-200 रुपये की आपको बुक पड़ जाएगी। उसके बाद खुद से पढ़ना है, फिर समझ में भी नहीं आता आपको तो प्रॉब्लम होगी। तो उससे अच्छा है कि एक बार कोर्स ले लो। 99 रुपीज़ का कोर्स है मात्र वो, जिसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, क्लास नोट्स मिल जाते हैं और मॉक टेस्ट मिल जाता है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। वीडियो देखो, नोट से रिवाइज करो और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो। इकोनॉमी से क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो 99 रुपीज़ में ट्राई कर सकते हो, एक बार ट्राई तो बनता ही है आपके लिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है अगर कोर्स को ज्वाइन करना है आपको तो। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा इकोनॉमिक्स कोर्स का, वहाँ से आप इसको एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अगला क्वेश्चन आता है, फाइनेंशियल बजट 2024-25 के अनुसार फॉरेन कंपनीज पर कॉर्पोरेट टैक्स के रेट को 40% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स कितना कर दिया है? 35% कर दिया है। पहले 40% था, अब 35% हो गया है। कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो ये वो टैक्स होता है जो कंपनियां अपने मुनाफे मतलब प्रॉफिट पर चुकाती हैं। इसे भारत में इनकम टैक्स विभाग द्वारा एकत्र किया जाता है। फॉरेन कंपनीज की बात करें तो ये कौन सी कंपनियां होती हैं? तो जो भारत की मूल नहीं होती हैं लेकिन भारत में व्यापार करती हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? फॉरेन कंपनीज बोलते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स घटाने के पीछे उद्देश्य क्या है गवर्नमेंट का? देखिए, टैक्स दर को घटाने का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना। मान लीजिए कि एक कोई विदेशी कंपनी है जो कि भारत में 100 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाती है। पहले उन्हें 40% टैक्स के हिसाब से 40 करोड़ रुपए टैक्स देना पड़ता था। अब 35% टैक्स दर होने की वजह से उन्हें 35 करोड़ रुपए टैक्स जो है वो देना होगा। अब उनके पास में 5 करोड़ रुपए जो है वो अतिरिक्त बचना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से भारत में जो है वो फॉरेन कंपनियां जो है वो क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट और बढ़ाएगी अपना। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इस मोटिव से कॉर्पोरेट टैक्स के रेट को कम किया है। 40% से घटाकर कितना कर दिया है? 35% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल फार्मिंग में फार्मर्स के संबंध में बजट 2024-25 में इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? तो देखिए, नेचुरल फार्मिंग आप सभी को पता ही है, प्राकृतिक खेती जिसे बोला जाता है। एक ऐसी खेती है जिसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है वो देखने को मिलता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता, फसलों की जो पौष्टिकता होती है वो बनी रहती है। तो बजट 2024-25 में सरकार का लक्ष्य जो है
वो 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल करने का है। इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसान जो है पर्यावरण अनुकूल और सस्टेनेबल खेती जो है उस विधि को अपनाएं। इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे? एनवायरमेंटल बेनिफिट्स होंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमको देखने को मिलेंगे, हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्राकृतिक खेती से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स में देखें तो किसानों के लिए लागत जो है वो कम देखने को मिलती है और आय में वृद्धि होती है। प्राकृतिक खेती से जो उत्पादित फसलें होती है वो स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित होती है, पौष्टिक होती है, तो हेल्थ बेनिफिट्स भी हमको देखने को मिलते हैं। तो बजट 2024-25 में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल करने का लक्ष्य लिया गया है। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बजट 2024-25 में हेल्थ सेक्टर के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो हेल्थ सेक्टर की बात करें फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें पिछले फाइनेंशियल ईयर की 2023-24 की, तो उस समय भी हेल्थ में जो बजट दिया गया था लगभग उतना ही आवंटन हमको यहाँ एलोकेशन देखने को मिला है। कितना आवंटन किया है, कितना एलोकेशन किया है? 89,000 करोड़ रुपए के आसपास। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, 89,287 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए बजट जारी किया गया। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट किस स्टेट में स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। भारत सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान करी है। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो ये एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य क्या है? गोदावरी नदी पर डैम बनाकर जल का संग्रहण करना और उसका उपयोग करना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा प्रदान करना, पेयजल की आपूर्ति करना और इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करना। इसके अतिरिक्त पोलावरम प्रोजेक्ट जो है ये बाढ़ नियंत्रण मतलब फ्लड कंट्रोल और वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड्स, बजट 2024-25 में पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए बजट जो है वो जारी किया गया है। किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बजट 2024-25 में सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की न्यू लिमिट क्या है? देखिए फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है पहले वो समझते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक वो राशि होती है, एक अमाउंट होता है जो कि सैलरीड एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी से कट की जाती है ताकि उनकी टैक्सेबल इनकम जो है वो कम हो सके। बजट 2024-25 में सरकार ने सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा जो थी पहले 50,000, उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? 75,000 कर दिया है। और ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये हमको देखने को मिलता है फ्रेंड्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 16 के तहत। धारा 16 में मानक कटौती मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान जो है वो किया गया है। तो 50,000 की लिमिट जो है उसको बढ़ाकर गवर्नमेंट ने कितना कर दिया है? 75,000 कर दिया है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बजट 2024-25 के तहत पूर्वोदय स्कीम्स को शुरू किया गया। इनमें से कौन सा स्टेट इसमें शामिल नहीं किया गया है? देखिए, पूर्वी भारत के राज्यों में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे को मजबूत करने के लिए पूर्वोदय योजना जो है वो बनाई गई है, जिसमें अमृतसर से कोलकाता तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण जो है वो किया जाएगा और गया में एक इंडस्ट्रियल हब का भी विकास जो है वो किया जाएगा। इस योजना में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ऑप्शन दिया गया है, तो मध्य प्रदेश को इसमें शामिल नहीं किया गया है। डी आंसर। बजट 2024-25 के अनुसार जो इंडिया का एजुकेशन सेक्टर है उसमें कितनी राशि का एलोकेशन किया गया है? तो एजुकेशन की फील्ड में बात करें फ्रेंड्स तो 1.25 लाख करोड़ रुपीस का आवंटन जो है वो किया गया है। डी आंसर। न्यू बजट 2024-25 के अनुसार नॉर्थ ईस्ट रीजन में कितने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक स्थापित किए जाएंगे? तो IPPB की स्थापना कितनी की जाएगी? नॉर्थ ईस्ट रीजन में 100 की जाएगी, ये लक्ष्य लिया गया है। तो 100 बैंक्स। ए आंसर। IPPB की बात करें तो इसका उद्देश्य जो है देश के हर नागरिक तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना है और उन्हें डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से सशक्त बनाना है। सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे शुरू किया गया था, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को। ओके, तो यहाँ पर 100 बैंक का लक्ष्य लिया गया है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बजट 2024-25 में कितनी राशि का एलोकेशन किया गया है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर देखिए फ्रेंड्स 1.5 लाख करोड़ के आसपास का बजट का आवंटन किया गया है। सी आंसर। बजट 2024-25 के अनुसार PM मुद्रा योजना में तरुण कैटेगरी के तहत कितनी लोन लिमिट को निर्धारित किया गया है? देखिए PM मुद्रा योजना की बात करें तो अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा इसे शुरू किया गया था।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ये योजना है जिसका उद्देश्य क्या है, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज को फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रदान करना। अंडर पीएम मुद्रा योजना की बात करें तो 3 कैटेगरीज इसमें रखी गई हैं, शिशु, किशोर और तरुण। तरुण श्रेणी उन व्यवसायों, उन बिजनेस के लिए हैं जिन्हें अधिक धनराशि जो है उसकी आवश्यकता होती है। तो तरुण श्रेणी के तहत लोन लिमिट जो है वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 20 लाख। तो यही पूछ रहे हैं यहाँ पर, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में बजट 2024-25 के तहत देश में कौन से 2 टेम्पल कॉरिडोर्स होंगे जो डेवलप किए जाएंगे? तो फ्रेंड्स, विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर का विकास जो है वो किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारे की तर्ज पर इन दोनों मंदिरों के गलियारों का विकास जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा बजट में नालंदा का विकास पर भी फोकस किया गया। नालंदा को एक टूरिज्म सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को उसकी प्राचीन प्रतिष्ठा में पुनर्जीवित जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा ओडिशा में भी पर्यटन के विकास पर भी जोर दिया गया है। ओडिशा की प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, स्मारक, शिल्प, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेचुरल लैंडस्केप्स, इन सब का विकास कर उड़ीसा को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बनाया जाएगा। अल्टीमेट टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का लक्ष्य लिया गया है। ओके, तो ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे। ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार जो एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा होता क्या है। इसको हम समझते हैं, 2 मिनट में समझ लेंगे, बस ध्यान से समझिएगा। गवर्नमेंट के पास 2 तरीके के रेवेन्यू आते हैं। एक आता है रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा आता है कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है? सरकार की ऐसी आय जिसमें सरकार पर किसी भी प्रकार की लायबिलिटी नहीं होती है वापस करने की, जैसे कि टैक्स का पैसा। दूसरा होता है कैपिटल रिसीट्स, सरकार की ऐसी आय जिसमें सरकार पर लायबिलिटी होती है, इन फ्यूचर सरकार को भुगतान करना होता है। जैसे कि कोई गवर्नमेंट लोन लेती है, विदेशी लोन लेती है, ठीक है ना, तो उसमें गवर्नमेंट को पैसा वापस करने की लायबिलिटी आती है। तो ये हो गया कैपिटल रिसीट्स। जब दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाता है टोटल रिसीट्स। क्लियर? अब 2 तरीके की गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, एक करती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या? ऐसे सरकारी खर्चे जिनमें सरकार की न तो प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार होता है, न ही फ्यूचर के लिए कोई इनकम जनरेट होती है। जैसे सरकारी विभागों पर होने वाला खर्चा, सरकारी सब्सिडी, ये सब उसके अंदर आते हैं। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ऐसे सरकारी खर्चे जिनमें सरकार की प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार हो रहा होता है और फ्यूचर के लिए इनकम जनरेट होगी, जैसे कि अस्पताल बना रही है, उद्योग धंधे जो है वो स्थापित कर रही है, तो वहाँ से गवर्नमेंट को फ्यूचर में क्या होती है? इनकम होती है, तो वो होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब दोनों को जोड़ देते हैं हम एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को, तो बन जाता है टोटल एक्सपेंडिचर। अब टोटल एक्सपेंडिचर में से जब टोटल रिसीट्स को माइनस कर देते हैं तो ये कहलाता है बजट डेफिसिट। और जब टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को माइनस कर देते हैं एक्सेप्ट बोरोइंग, गवर्नमेंट उधार भी लेती है, तो उधार वाला पार्ट हटा दो, तो ये हो जाता है फिस्कल डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग। ओके, ये हमने इकोनॉमिक्स के कोर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया है, वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में भी समझाया है। तो जिन जिन ने भी इकोनॉमिक्स का कोर्स ले रखा है उनको तो बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो आप इकोनॉमिक्स का कोर्स ले लीजिए, वहाँ पर आपको 101% सारी चीज़ें जो है अच्छे से पढ़ाई गई है, तो ये सारी चीज़ें आपके इजीली क्लियर हो जाएगी। क्लियर? तो बजट 2024-25 के अनुसार जो एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट रखा गया है वो कितना रखा गया है? 4.9%। जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 था उसमें गवर्नमेंट ने जो टारगेट लिया था वो लिया था 5.9% का, बाद में उसको रिवाइज करके 5.8 किया था, बट वो 5.9% का टारगेट लिया था फिस्कल डेफिसिट का, और अचीव कितना हुआ? 5.6%। तो अब नेक्स्ट बार जब बजट प्रस्तुत होगा तब अपने को क्लियर होगा कि फाइनल जो फिस्कल डेफिसिट रहा वो कितना रहा। टारगेट लिया है 4.9% का। अगला क्वेश्चन है, किसने लगातार 7 बार यूनियन बजट को प्रस्तुत किया और मोरारजी देसाई के पहले के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण ने लगातार 7 बार यूनियन बजट को प्रेजेंट किया है, जिसमें से इस बार का देखिए फरवरी में जो इंटरिम बजट था वो भी शामिल है। मोरारजी देसाई ने 6 बार लगातार बजट जो है वो पेश किया है। अगर ओवरऑल बजट की बात करें तो सबसे ज़्यादा बार प्रस्तुत जो किया है बजट वो मोरारजी देसाई ने किया है, 10 बार। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के स्पीच के टाइम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित एनपीएस वात्सल्य स्कीम का प्राइमरी फोकस क्या है? देखिए, एनपीएस वात्सल्य स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट, इसको डिस्कस करते हैं हम। इस योजना के तहत पेरेंट्स और गार्जियन अपने माइनर चिल्ड्रन मतलब नाबालिग बच्चों के भविष्य के लिए एक विशेष निधि मतलब फंड में योगदान जो है वो कर सकते हैं।
इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये योजना विशेष रूप से माइनर चिल्ड्रन मतलब नाबालिग बच्चों के लिए बनाई गई है, जिससे उनके भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। माता पिता और अभिभावक जो हैं, पेरेंट्स और गार्जियन, वो इस योजना में नियमित रूप से राशि जमा कर सकते हैं, जो एक निश्चित अवधि के बाद बच्चों के लिए उपयोगी होगी। उनकी आगे फ्यूचर पढ़ाई में वो पैसा खर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से एनपीएस वात्सल्य स्कीम को शुरू किया गया है, जिसका प्राइमरी फोकस क्या है? पेरेंट्स और गार्जियन अपने नाबालिग बच्चों मतलब माइनर चिल्ड्रंस के लिए भविष्य के लिए एक निधि मतलब फंड में योगदान कर सके। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बजट 2024-25 के अनुसार न्यू इनकम टैक्स स्लैब में 10 लाख से 12 लाख रुपए के बीच की इनकम पर टैक्स की रेट क्या है? तो न्यू टैक्स स्लैब हमको देखने को मिल रही है फ्रेंड्स इस बार। अगर हम डिस्कस करें, 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक की सालाना इनकम जो है वो टैक्स फ्री रखी गई है। 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर 5% टैक्स लगेगा। 7 लाख से 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर 10% टैक्स। 10 लाख से 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर 15% टैक्स और 12 लाख से 15 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर 20% टैक्स जो है वो देना होगा। और 15 लाख से अगर ऊपर सालाना इनकम है तो उस पर 30% टैक्स जो है वो अप्लीकेबल होगा। तो ये न्यू टैक्स स्लैब जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है। यहाँ पर 10 लाख से 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर पूछ रहे हैं, तो 15%, बी आंसर। बजट 2024-25 के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पैसा किस सोर्स से प्राप्त होता है? तो किस सोर्स से प्राप्त होता है फ्रेंड्स? बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़, उधार लेती है गवर्नमेंट। 27% पैसा जो है वो लोन के रूप में या फिर अदर लाइबिलिटीज़ के रूप में वो उधार लेती है, बोरो करती है। तो 27% पैसा, तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा बात करें तो इनकम टैक्स से गवर्नमेंट को 19% पैसा जो है वो मिलता है। जीएसटी से 18% पैसा प्राप्त होता है और कॉर्पोरेट टैक्स से 17% पैसा। इनको भी दिमाग में रखिएगा। वहीं अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। बजट 2024-25 के तहत इंडियन गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ होता है? तो कहाँ पर देखने को मिलता है फ्रेंड्स? स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, 21% पैसा जो है यहाँ पर गवर्नमेंट का खर्च होता है। इसके अलावा अगर इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें तो 19% पैसा गवर्नमेंट का वहाँ पर खर्च होता है। डिफेंस में 8% पैसा जो है वो खर्च होता है। पेंशन पर 4% पैसा जो है वो खर्च होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितने इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाने की स्कीम है? कितने इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाएंगे? 12 इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो डेवलप किए जाएंगे। देखिए, इंडस्ट्रियल पार्क क्या होता है इसको समझो। इंडस्ट्रियल पार्क इंडस्ट्रीज को इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक इंडस्ट्रियल पार्क में वो स्थापित हो जाती है, तो उसे वहाँ पर बिजली, पानी, सड़क, ऐसी उसको बुनियादी सुविधाएं जो है वो मिलेगी, जिससे वो क्या कर सकता है? मैक्सिमाइज कर सकता है अपने प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को। अब वो ऐसी जगह पर अगर इंडस्ट्री लगा के बैठेगा जहाँ पर वो ट्रक ही नहीं आ रहे हैं, उसको प्रॉब्लम हो रही है बार बार, कभी ट्रैफिक में जाम पड़ा हुआ है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ती है। लाइट चली गई, तो इसलिए इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो क्या करते हैं फ्रेंड्स? इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को मैक्सिमाइज करती है। समझ में आया आपको? तो 12 इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाने की स्कीम है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितना बजट का एलोकेशन किया गया है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य क्या है? देश के गरीब और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए आवास मतलब घर उपलब्ध कराना। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2015 को शुरू किया था। ठीक है, इस बार बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन जो है वो किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना को। डी आंसर। बजट के अनुसार डिफेंस सेक्टर पर कितनी राशि का एलोकेशन किया गया है? तो इस बार बजट में सबसे ज़्यादा जो है डिफेंस सेक्टर पर ही पैसा खर्च किया गया है, 4.56 लाख करोड़ रुपए का। डी आंसर। इस साल के बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कितनी राशि का प्रोविजन किया गया है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें तो भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान करना है। इस योजना को फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसान परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है वो इस पहल का लाभ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक पात्र किसान परिवार को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि जो है वो प्रदान की जाती हैं, जो कि 3 किश्त में 2-2 हज़ार रुपये कर उनके बैंक खातों में जमा की जाती हैं। तो इस बार बजट में 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किया गया है। 60,000 करोड़ रुपए, ए आंसर।
बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कौन सा फेज शुरू करने की घोषणा की गई है? तो कौन सा फेज शुरू करने की घोषणा की गई है? 4th फेज। डी आंसर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में की गई थी। ठीक है, 4th फेज जो है वो शुरू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस साल के बजट में किन फोरकास्ट में फोकस किया गया है? तो बजट जो है ये फार्मर, पुअर, वुमेन्स और यूथ पर बेस्ड है। ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने घरों को प्रति महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली जो है वो प्रदान की जाएगी? तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का, इसमें भारत के 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली जो है वो प्रदान की जाएगी। इसके तहत सरकार छतों पर सोलर पैनल जो है वो लगाएगी जिससे बिजली का उत्पादन जो है वो किया जाएगा। तो 1 करोड़ घरों को। तो ये इस बार के बजट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बजट से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी से हमको लगाते हैं। जैसे कि बजट एक लेख पत्र है। एसएससी में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र होता है, फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सी आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 1 वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है? तो आर्टिकल 112 बोलता है ये। यूनियन बजट के बारे में उल्लेख जो है वो हमको देखने को मिलता है आर्टिकल 112 में। इनमें से किसके नाम सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है? तो सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने, 10 बार। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में भारत के राज्य बजट का विवरण दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में भारत के राज्य बजट का विवरण दिया गया है? अनुच्छेद 202 में। भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 2021 में भारत का पहला पेपरलेस बजट जो है वो प्रस्तुत किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा। अगर आपको इस वीडियो का डिटेल PDF चाहिए तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। हमने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से डीप में पढ़ा है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन 100% इसी लेक्चर से आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार और अच्छे से ध्यान से इस लेक्चर को देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। बजट वाले टॉपिक से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा ही जाएगा और आपका 100% क्वेश्चन सही होना चाहिए। ओके। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, मैंने अच्छे से इकोनॉमिक को पूरा पढ़ा रखा है, बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे आपने लेक्चर में समझा होगा उसी तरीके से मैंने इकोनॉमिक को अच्छे से समझाया है, डायग्रामेटिकली समझाया है, कॉन्सेप्ट पे हमने देखिए सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। तो अगर आप वो इकोनॉमी का कोर्स लेना चाहते हो तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, 99 रुपीज़ में इकोनॉमी का कोर्स अवेलेबल है मेरा। आप उसको ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फ्रेंड्स फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको इकोनॉमी का कोर्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो मात्र 99 रुपीज़ का कोर्स है। अगर आप बुक भी लोगे तो भी आपको 150-200 रुपये की बुक पड़ जाएगी। तो उससे अच्छा है कि एक बार आप ये कोर्स लेके जरूर देखो। आपका इकोनॉमी में अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना तो इंटरेस्ट आने लगेगा। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। आज के बस इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।